हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरे चैनल बैक टू द बेसिक्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी लंबे समय बाद मैं आप सभी लोगों से अपने चैनल के थ्रू इंटरेक्ट कर रहा हूँ और माफ़ी चाहूँगा कि इतने लंबे समय बाद मैं अपने चैनल पर आया हूँ। हालांकि बीच में यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह के माध्यम से मैं कुछ अपनी जिम की वीडियोज़ या फिर कुछ रैंडम वीडियोज़ अपलोड कर दिया करता था, ताकि बस चैनल पर इंगेजमेंट बना रहे और दोबारा जब मैं कोई वीडियो डालूं तो वो वीडियो आप लोगों को सजेस्ट करे। हालांकि आप लोगों का भी एक कर्तव्य है कि यदि आप लोगों को मेरे MCQ वीडियोज से या फिर और जो भी स्ट्रैटेजी वीडियोज है उनसे अगर लाभ होता है तो आप लोग इस चैनल को थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं। और कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यही होता है सपोर्ट। इसके अन्यथा सपोर्ट की कोई खास आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे अपने 4th मेंस का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। आपको पता है कि 2021 में मैंने मेंस दिया था, 22 में मैंने मेंस दिया था, 23 में मैंने मेंस दिया था, 24 में मेरा प्रीलिम्स नहीं हो पाया था। लगभग 1 मार्क्स से थोड़ा कम से ही प्रीलिम्स नहीं हो पाया था, तो 24 का मेंस मैंने नहीं दिया था। और इस बार 2025 में पुनः मुझे मेंस लिखने का मौका मिला और मैंने मेंस लिखा। तो ये एक्सपीरियंस कैसा रहा मेरा, मैं आप लोगों से यही साझा करने आया हूँ। इस वीडियो से वो सभी लोग जो आगे UPSC का एग्ज़ाम देंगे या फिर स्पेशली जो मेंस को फोकस में रख करके तैयारी कर रहे हैं, उनको ज़रूर कुछ ना कुछ लाभ होगा, या फिर इस एक्सपीरियंस से वो लोग कुछ सीख ले सकते हैं। अगर मेरी कोई गलती है तो वो अपने तैयारी में उसको रिपीट ना करें। मेरी कोई अच्छी बात है तो उसको वो ज़रूर से ज़रूर अडॉप्ट करने की कोशिश करें। तो दोस्तों, हम लोग का जो मेंस था वो था लास्ट मंथ में, लगभग 22 अगस्त को मेंस का पेपर शुरू हुआ था और 31 अगस्त को पेपर ख़त्म हो गया था। जनरली मेंस में जितना टाइम मिलता है उससे लगभग 25 दिन, इस बार 20 से 25 दिन कम मिले थे। जनरली मेंस प्रारंभ होता है आपका मिड ऑफ सितंबर में, यानी कि अभी के समय में लगभग शुरू होता है 15-16 सितंबर के आसपास शुरू होता है। लेकिन वही एग्ज़ाम लगभग 22 अगस्त से ही शुरू हो गया था, जबकि प्रीलिम्स लगभग सेम टाइम पर हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि 20 से 25 दिन कम मिले थे और आगे चल करके भी नेक्स्ट ईयर से भी यही संभावना है कि प्री और मेंस के बीच में कम ही गैप मिलेगा। यानी लमसम आपको 2 से 2.5 महीने मैक्स इतना गैप मिलेगा, जिसमें से कि 2.5 महीने जो मैं बोल रहा हूँ तो 15 दिन तो प्रीलिम्स का रिजल्ट आने में समय लग जाता है। और उस दौरान यदि आप एकदम निश्चिंत नहीं हैं कि आपका प्रीलिम्स तो हो ही रहा है, तो पूर्णतः आप मेंस की तैयारी में जुट भी नहीं सकते हैं। तो लगभग आपके पास सिर्फ 2 महीने बचेंगे मेंस की तैयारी करने के लिए। तो ऐसे में कोई भी अगर सीरियस स्टूडेंट हो तो उसको क्या करना चाहिए? तो कोई भी सीरियस स्टूडेंट हो तो उसको मेंस के सारे PYQs पहले ही लिख लेने चाहिए, जिससे क्या है कि जो मेन 2 मंथ है या मेन जो 2.5 मंथ है उसमें वो सीधा टेस्ट पेपर वगैरह लगाना शुरू करें, क्वेश्चंस को इवैल्यूएट कराएं और उस आधार पर वो अपने आंसर्स को इम्प्रूव करने का प्रयास कर सके। अगर ये PYQ लिखने वाला काम अभी आप नहीं कर पाते हैं और उसी 2-2.5 महीने के बीच करते हैं तो भी आप कर सकते हैं, नो डाउट, बट ये बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग और हेक्टिक होगा। प्लस ये काम भी आप तभी कर पाएंगे जबकि आपके मेंस वगैरह के नोट्स रेडी होंगे। तो ऐसे ही हम लोग को भी लगभग 2-2.5 महीने का टाइम मिला था। और कायदे की बात यह है कि प्रीलिम्स के जस्ट बाद मैंने तैयारी शुरू तो कर दी थी मेंस की, लेकिन इसके पहले 2024 में मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला था। इवन तो मैं होपफुल था कि मेरा निकल जाएगा, मतलब अच्छा खासा मैं पॉजिटिव था कि प्रीलिम्स निकल जाएगा, क्योंकि 2 बातें, एक तो मेरा लगभग हर बार निकल भी जाता था और लास्ट टाइम भी जो मैं मार्क्स जोड़ रहा था रफली, तो वो मेरा सेफ रेंज में फॉल कर रहा था। कुछ UPSC की बदमाशी और कुछ मेरी गलती, उसके कारण से प्रीलिम्स नहीं हुआ,
तो नहीं होने के बाद माइंड में कहीं ना कहीं 1% डाउट आ ही जाता है कि क्या पता फिर ना हो। ठीक है, इवन तो पेपर अच्छा गया था, मार्क्स भी मेरे मतलब अच्छे आ रहे थे, यानी कि GS1 में नॉर्मली 120 प्लस आ रहे थे और GS2 में भी क्वालिफाइंग मार्क्स से अच्छा खासा ऊपर मार्क्स आ रहा था। फिर भी माइंड में कहीं ना कहीं कुछ डाउट लग रहा था कि कहीं GS2 में कुछ कम हो गया, या कहीं क्या पता जो कोचिंग वाले से मैं आंसर मिला रहा हूँ वो बहुत सारे गलत हो जाए, तरह तरह की चीज़ें। तो 10-15 दिन जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक मेरी भी एकदम प्रॉपर जो सटीक तैयारी मैं बोलता हूँ वो तैयारी शुरू नहीं हो पाई थी। हालांकि मैंने धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया था ताकि मोमेंटम पूरी तरीके से समाप्त ना हो। तो उसके बाद रिजल्ट आ गया तो चलो हो गया। फिर हालांकि मैंने PYQs पहले भी लिखे हुए हैं, बट फिर भी मैंने सेलेक्टेड PYQs लमसम 70% PYQs मैंने छांट करके दोबारा से लिखे, क्योंकि वो कुछ थीम्स होते हैं जो कि रिपीट होते हैं मेंस में, मतलब रिपीट उनको होना ही होना है, और उस आधार पर आप कुछ नए टाइप के भी क्वेश्चंस अगर आते हैं तो उसको भी एड्रेस कर सकते हैं। तो उस टाइप के सारे PYQ जो मुझे अपने मेंस में हेल्प कर सकते हैं वो सारे मैंने लिखे। और लिखने का एक कारण ये भी था कि चूँकि मैंने 24 वाला मेंस नहीं लिखा था और उसके बाद से मैंने लिखा ही नहीं था बहुत ज़्यादा कुछ, तो एक राइटिंग मोमेंटम भी जो होना चाहिए कि एक विद इन टाइम लिमिट में क्वेश्चंस के आंसर्स कंप्लीट कर पाऊँ, तो उस चीज़ से भी मैं मतलब हालांकि मैंने पहले ये स्ट्रगल अपना ख़त्म कर चुका था मैं, लेकिन इस बार मैं जब लिख रहा था तो मेरा क्वेश्चंस का आंसर्स जो है वो टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। मतलब जो क्वेश्चन 7 मिनट में होने चाहिए उसमें 8 साढ़े 8 कभी कभी लग जा रहा था, जो क्वेश्चन 10 मिनट में होने चाहिए उसमें कभी कभी लगभग 12 मिनट हो जा रहे थे। और अगर ये चीज़ आपके ढेर सारे क्वेश्चंस में होने लगे तो आपके क्वेश्चंस छूट जाते हैं, और क्वेश्चन छूटना जहाँ तक कि आप सभी को पता है कि सही नहीं माना जाता है। तो इस मोमेंटम को रीगेन करने के लिए मैंने लगभग 60 to 70% PYQs फिर से लिखे, जिससे कि मेरा राइटिंग मोमेंटम आ सके, वापस आ सके। देखिए, तैयारी करते करते आप एक पीक तक पहुंचते हैं, तो पीक से आपका डाउनफॉल भी होता है। इवन दो टू मैनी स्टूडेंट्स या इवन टीचर्स को ऐसा लगता है कि भाई अब ये इतना अचीव कर चुका है तो इससे ऊपर ही जाएगा, बट उससे और ऊपर जाना तो एक टास्क है ही है, बट उस पीक को भी मेंटेन करना अपने आप में एक चैलेंज होता है, स्पेशली उन कैंडिडेट्स के साथ जिनका लगभग ये लास्ट अटेम्प्ट हो, ठीक है, या फिर जो बहुत ही ज़्यादा यंग एंड डायनेमिक कैंडिडेट्स ना हो, तो उनके लगातार अपना पीक मेंटेन करना और उसको इम्प्रूव करना इज़ ऑल्सो ए चैलेंज। तो मैं ईमानदारी से एक्सेप्ट करता हूँ कि वो चैलेंज मैं भी फेस कर रहा था, इसीलिए मैंने उस इनर्शिया को ब्रेक करने के लिए और प्रॉपर मोमेंटम गेन करने के लिए काफ़ी सारे PYQs लिखे लगभग 1 मंथ में। वो पहले वाले 15 दिन जो थे जब तक कि रिजल्ट नहीं आया था तब तक भी मैंने कुछ लिखना शुरू कर दिया था, बट उस टाइम बहुत सीरियस राइटिंग नहीं कर रहा था, ऐसा नहीं कि डेली 10-15 लिख रहा हूँ, ऐसे नहीं। बट उसके बाद से मैंने अच्छे से लिखना शुरू किया। अपने ऑप्शनल के भी मैंने जो क्वेश्चंस मुझे अटेम्प्ट करने होते हैं उन क्वेश्चंस के सारे PYQs मैंने लिखे, और GS के भी मैंने लगभग 70% PYQs लिख दिए, यानी कि 1 के पूरे लिख दिए, 4 के पूरे लिख दिए, और 2 और 3 के भी लगभग 40 to 50% लिख दिए। तो इस तरह से दोस्तों मैंने PYQs को अटेम्प्ट किया, और उसके बाद मैंने मेंस का मॉक टेस्ट भी ज्वाइन किया था। इस मॉक टेस्ट के माध्यम से जो भी मुझे फीडबैक मिलता था उसके थ्रू मैंने अपना आंसर जितना इम्प्रूव कर सकता था उतना करने का प्रयास किया। इस बीच कौन कौन से रिसोर्सेज से मुझे बेनिफिट मिला, तो जो मैंने मेंस का स्टैटिक नोट्स बनाया हुआ था, देखिए मैं आपको बता दूं, यदि आप भी कभी भी मेंस लिखना चाहते हैं तो आपके पास मेंस का स्टैटिक बहुत ही शॉर्ट नोट्स होना ही चाहिए, कवरिंग ऑल द टॉपिक्स ऑफ मेंस। मतलब मेंस का कोई भी टॉपिक आपके नोट्स से छूटना नहीं चाहिए। तो ऐसा आपके पास कम से कम एक पूरे GS का नोट्स एक कॉपी में होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, चलो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाते जाऊँगा कि किस तरह से मैंने नोट्स बना रखा है। तो उन नोट्स को भी मैंने बार बार रिवाइज किया, और करंट अफेयर्स से अपडेट करने के लिए जो मेंस
365 मैगजीन आती है, उसको भी मैंने लगभग 3 बार मेन वाली मैगजीन को पढ़ी, फिर उसका समरी मैगजीन भी आया हुआ है और उसका फैक्ट शीट भी आया हुआ था। फैक्ट शीट को तो मैंने कई बार रटा, क्योंकि डेटा जितना यूज कर सकता है आदमी उतना बढ़िया माना जाता है, और समरी को भी 1-2 बार, मतलब मेंस 365 को अच्छे से मैंने कवर किया, ताकि करंट ओरिएंटेड क्वेश्चंस हों या फिर स्टैटिक क्वेश्चंस में करंट का अगर मुझे कुछ पॉइंट्स लिखना हो तो वहाँ मुझे बहुत ज़्यादा इनर्शिया ना हो, रेजिस्टेंस ना फील हो। तो ये सारा काम भी मैंने किया, और मेंस के मैंने मॉक भी लिखे। मॉक लिखा मैंने लगभग हर पेपर के 3-3 हर पेपर का 3-3 FLT लिखा लगभग। तो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक 2.5 मंथ था, और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक जो मेंस था वो था। तो ऑफ कोर्स मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए था, इसीलिए मेंस देने के बाद मैंने थोड़ा आराम भी किया। अब एग्जैक्टली मेंस के दौरान क्या हुआ, तो फर्स्ट दिन आपको पता है कि एसे का पेपर होता है, और एसे का पेपर मेरे लिए थोड़ा सा बहुत ही अजीब सा एक्सपीरियंस मेरे साथ रहा है एसे में, क्योंकि मेरा फर्स्ट जो एसे था 2021 में, उसमें मुझे 124 मार्क्स आए थे। 2022 वाले एसे में मुझे 105 मार्क्स आए थे, और 2023 वाले एसे में मुझे 85 मार्क्स आए थे। यानी एसे में मैंने कॉन्टिन्यूसली मार्क्स लूज किए हैं, इवन दो बाकी जीएस में एंड ऑप्शनल में मेरे मार्क्स इम्प्रूव हुए हैं फर्स्ट मेंस से। तो ऐसे थोड़ा सा मेरे लिए चैलेंजिंग बन जाता है, और एक फियर वाला भी रीज़न बन जाता है कि इस बार मैं ऐसा कुछ ना कर दूं कि मेरे मार्क्स कम हो जाए। मैं जेन्युइन चीज़ें आपको बता रहा हूँ, बट होपफुली मैंने अच्छा किया है। आई डोंट नो, बाकी वो चेक करने वाले जो सर हैं उनको अधिक पता होगा। तो इससे जब थोड़ा ठीक चला गया, मेरे एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग चला गया, तो मैंने सांस लिया। हालांकि सांस लेने का बहुत मौका नहीं मिलता है, क्योंकि अगले ही दिन 1 और 2 का पेपर होता है, और उसके अगले दिन 3 और 4 पेपर होता है। मतलब बहुत ही हेक्टिक फर्स्ट 3 डेज होते हैं। तो अगले दिन GS1 भी ऑलमोस्ट ऑन द लाइन्स ऑफ PYQ ही था। GS2 का पेपर बहुत चैलेंजिंग था। अगेन मैं बोलता हूँ कि आप सभी को PYQ इसीलिए लिखना चाहिए, ताकि पेपर अगर बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाए, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो, तो पेपर लिखते टाइम ही आपको पता होना चाहिए कि ये पेपर डिफ़िकल्ट है, और सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये सभी के लिए। अब इस कंक्लूजन तक आप तभी पहुंच सकते हैं जबकि आपने सारे PYQs लिखे हुए हों, या उनसे आपका प्रॉपर अवेयरनेस हो। सारे PYQs के साथ अगर आपका प्रॉपर अवेयरनेस होगा, तो क्वेश्चन देख के आप समझ सकते हैं कि भाई ये पेपर टफ है। तो टफ है तो मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि टफ है तो ये सभी के लिए टफ है। तो अगर मैं किसी भी तरीके से इसको अटेम्प्ट कर पाता हूँ, डिसेंटली अटेम्प्ट कर पाता हूँ, तो मेरे लिए फेवरेबल ही होगा। इस टाइप का इंसाइट आपको तभी मिलेगा स्पेशली एग्जाम के दौरान, यदि आप PYQs वगैरह को लिखे हुए रहेंगे, या फिर 50% PYQs लिख लिया, 50% PYQs को आपने एटलीस्ट ब्रेनस्टॉर्म कर लिया। ऐसा अवेयरनेस आपके साथ होगा, मतलब परिचय होगा आपके साथ, आपका PYQs के साथ। तब आप एग्जामिनेशन में अगर बहुत कठिन पेपर है तो हड़बड़ाएंगे नहीं, क्योंकि आपको तुरंत पता चलेगा कि ओके देन दिस पेपर इज गोइंग टू बी इवन मोर चैलेंजिंग फॉर अदर्स। तो ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। तो GS2 नो डाउट काफ़ी चैलेंजिंग था। GS3 अगेन बहुत ही डायरेक्ट था। अब डायरेक्ट पेपर्स में मार्क्स उठाना इवन मोर डिफिकल्ट होता है, और स्पेशली GS3 में मार्क्स उठाने की कला ही अलग है। बट ठीक है, मेरे से जो हो सकता था मैंने GS3 में भी किया। और GS4 का पेपर अगेन ऑन द लाइन्स ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही था, तो वो भी सही से चला गया। फिर लगभग 5 दिन का रेस्ट होता है। अब रेस्ट क्या है, 5 दिन के बाद आपका 6th डे को होता है हिंदी और इंग्लिश का पेपर, और 7th डे को होता है आपका ऑप्शनल के 2 पेपर्स। तो 5 दिन मैंने अपना ऑप्शनल जो है वो पूरा रिवीजन किया। हिंदी इंग्लिश के लिए मुझे बहुत ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वहाँ 300 मार्क्स में आपको मात्र 75 लाना है, जो कि ईजिली आ जाते हैं। मतलब इनफैक्ट कुछ भी ना करो तो लगभग उसका डबल मार्क्स आ जाता है, मतलब 150, 160, 170 ऐसे आ जाते हैं। तो उधर मैं बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया। पूरा का पूरा 5 दिन संस्कृत साहित्य का जो भी चीज़ें हैं रिवीजन वगैरह करने के लिए मैंने लगाया। और 6th डे को मैंने हिंदी इंग्लिश का पेपर लिखा, और 7th डे को मैं संस्कृत साहित्य का पेपर लिखने गया। तो वो पेपर भी ऑलमोस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लाइन पर ही थे।
तो वो पेपर भी मेरा अच्छे से हो गया, मतलब डिसेंटली हो गया। अब रिजल्ट के लिए मैं वेट कर रहा हूँ, जैसा मेरे घर वाले भी वेट कर रहे हैं और हो सके तो आप लोग भी वेट कर रहे होंगे। तो वहाँ जो भी हो, लेकिन मुझे लगता है कि मैं जो बेहतर दे सकता था वो लगभग दे दिया। और ऐसा था मेरा मेंस का एक्सपीरियंस दोस्तों। मेरा सेंटर यहाँ रांची में पड़ता है, निर्मला कॉलेज रांची में। मेरे घर से लगभग 40 किलोमीटर रहता है, तो एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट होने के लगभग 1.5 घंटे पहले घर से निकलना पड़ता है। तो वही सुबह लगभग 5, साढ़े 5, 6 बजे तक जग करके रेडी वेडी हो करके सेंटर पर जाना, अपने माइंड को कूल रखना, काम रखना, बैलेंस्ड रखना, डर को डील करना। सब लोग बेस्ट ऑफ लक बोलते रहते हैं या, तो उन सारी चीज़ों को भी अपने माइंड पर हावी नहीं होने देना, क्योंकि हर चीज़ से मतलब हर एक्स्ट्रा थॉट्स को आपको फिल्टर आउट करके रखना पड़ता है, क्योंकि मेन थॉट आपका है कि एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन आएगा और उसको कैसे डील करना है। तो अगेन इन सब चीज़ों से डील करते 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 पेपर जिस तरीके से भी मैं लिख सकता था, आई होप मैंने बेस्ट दिया हो। अब आप लोगों को जैसा भी लगा मेरा ये एक्सपीरियंस, मेरे ये कमेंट में बताइएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल से अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं मेरे इनसाइट्स जानने के लिए, या फिर जो भी गाइडेंस मैं आप लोगों को देता हूँ उसका लाभ लेने के लिए, तो CSE विथ आनंद मोहन इस टेलीग्राम चैनल पर आप लोग जुड़ सकते हैं। चैनल पर अगर आप लोग न्यू हैं या फिर ओल्ड हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो आप सब्सक्राइब वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि अब इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को मैं बहुत ही फ्रीक्वेंट बेसिस पर स्ट्रैटेजी वीडियोज़ और बहुत ही फिल्टर्ड स्ट्रैटेजी वीडियोज़, ऐसा नहीं कि ऐसी स्ट्रैटेजी जो आपको फॉलो करना आपके लिए प्रैक्टिकल ही ना हो, ठीक है, या फिर ऐसी स्ट्रैटेजी जिसको फॉलो करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम कमिट करना पड़े। क्योंकि देखिए, आइडियली एक स्टूडेंट 7 से 8 घंटे रेगुलर पढ़ सकता है, आइडियली, ये आइडियल में बता रहा हूँ। इवन तो कोई बोले मैं 12 घंटे पढ़ता हूँ, तो रियलिटी ये है कि 12 घंटे कोई नहीं पढ़ता है, ठीक है। तो 7 से 8 घंटे तो आइडियल है, पर उसमें भी अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल है उसके लिए 4 घंटे भी काफ़ी हैं। अगर वो 4 घंटे ही डेली कमिट करता है तो ही विल बी कंसिडर्ड अ सीरियस स्टूडेंट, ऑलराइट। तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं या फिर जो नॉन वर्किंग हैं, इन सभी स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ये सारा मैं, थोड़ा बीच में कॉल आ रहा है, अगर उस कारण से वॉइस इंटरप्ट हो रहा होगा तो आई डोंट नो, वीडियो में वॉइस इंटरप्ट हो रहा होगा तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। तो आप मुझे एक्सक्यूज करिए क्योंकि बीच बीच में कॉल्स आ जा रहे हैं। मुझे भले ही वो एयरप्लेन मोड, फ्लाइट मोड पे डाल देना चाहिए था, बट मैंने किया नहीं। अब वीडियो अच्छा खासा लंबा रिकॉर्ड हो गया है तो उसको मैं वेस्ट भी नहीं करना चाहता हूँ। एनीवेज, तो अगर आप लोग इस चैनल से जुड़ते हैं तो आपके अप्रोप्रिएट और प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज मैं इस चैनल पर आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, जिसको कि आप लॉन्ग टर्म में फॉलो कर सकते हैं। एक तो वो स्ट्रैटेजी हुई जो कि शॉर्ट टर्म में आपको हाईली मोटिवेट करके फॉलो करा दिया जाए, जैसे 1 हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, बट वो प्रैक्टिकल नहीं है कि जिसको आप 6 महीने या फिर 1 साल फॉलो कर सकें, ठीक है। तो हाँ, वैसी स्ट्रैटेजी भी चाहिए होती है, स्पेशली प्रीलिम्स जब बहुत नज़दीक होता है या फिर प्री से मेंस के बीच में। बट लॉन्ग टर्म के लिए जो सस्टेनेबल स्ट्रैटेजी है वो ऐसी होनी चाहिए जिसमें पर डे का टाइमिंग वर्किंग प्रोफेशनल्स है तो 4 आवर्स तक हो, और नॉन वर्किंग जो सीरियस एकदम कमिटेड स्टूडेंट्स है तो उसके लिए 7 से 8 घंटे, इससे ज़्यादा का स्ट्रैटेजी नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो वो स्ट्रैटेजी आप लॉन्ग टर्म में फॉलो ही नहीं कर सकते हैं। और जब जिस स्ट्रैटेजी को आप लॉन्ग टर्म में फॉलो नहीं कर पाएंगे तो होगा क्या कि आप थोड़े टाइम के बाद खुद को बुरा भला कहने लगेंगे, डिमोटिवेट करने लगेंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। एंड जो चीज़ मान लो आप 70-80% शायद फॉलो भी कर सकते थे और उसका बेनिफिट भी हो सकता था, उसको आप टोटली अबेंडन कर देंगे। तो वैसा नहीं, काम की वर्किंग स्ट्रैटेजीज मैं आपको अपने चैनल पर प्रोवाइड करूँगा, लेकिन आपको मेरे वीडियोज़ को थोड़ा सपोर्ट करना होगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। ऑलराइट, धन्यवाद, थैंक यू।